हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट नीट गुरुकुलम एजुकेशनल चैनल। क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। फर्स्ट टॉपिक बायो का, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हम लोग पढ़ेंगे सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्या कह रहा है एनसीईआरटी कंटेंट है ये। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अमंग साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। लाइफ पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? तो साइंटिफिक कम्युनिटी, सभी साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ सबसे पहले वाटर में स्टार्ट हुआ था, पानी में ये स्टार्ट हुआ था, जल में स्टार्ट हुआ था। सम रिसर्चर बिलीव दैट लाइफ मे हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स विथ चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस रादर देन इन ओशन। अब लाइफ स्टार्ट कहाँ हुआ? ठीक है, वाटर में स्टार्ट हुआ, तो वाटर में यह लाइफ कहाँ स्टार्ट हुआ? ये लाइफ ओशन में स्टार्ट हुआ, रिवर्स में स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ? लार्ज वाटर बॉडी में स्टार्ट हुआ, स्मॉल वाटर बॉडी में स्टार्ट हुआ। किस तरह के वाटर बॉडी में ये लाइफ स्टार्ट हुआ, ये भी चर्चा का विषय है, ये भी गहन चिंतन का विषय है कि लाइफ वाटर बॉडी में स्टार्ट हुआ तो कहाँ स्टार्ट हुआ। लाइफ अगर वाटर बॉडी में भी स्टार्ट हुआ तो कहाँ स्टार्ट हुआ? तो माना गया कि लाइफ वाज स्टार्टेड इन स्मॉल पॉन्ड्स विथ चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। वैसे छोटे से पॉन्ड में लाइफ स्टार्ट हुआ जिसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजेज होता रहा, ना कि ओशन में। पहले लोग यही मानते थे कि लाइफ ओशन में स्टार्ट हुआ सैलिनिटी के कारण। हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच इन्वायरमेंट। अब कह रहा है कहाँ स्टार्ट हुआ होगा, तो कह रहा है इसका एग्जांपल हॉट स्प्रिंग्स है, गर्म जल के झरने। यहाँ अगर पास में देखें तो राजगीर में भी गर्म जल के झरने हैं, लेकिन कहा जाता है, एग्जाम्पल दिया है कि इंडिया का में हॉट स्प्रिंग पूगा वैली लद्दाख में। लद्दाख का पूगा वैली हाई टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसका टेम्परेचर नियरली बॉइलिंग वाटर है। यानी कहता है, यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में कहाँ वाटर, बॉइलिंग वाटर अवेलेबल है, यानी वाटर का टेम्परेचर अबाउट 100 डिग्री सी है। दैट इज पूगा वैली ऑफ लद्दाख। इवन अ कोल्ड क्लाइमेट, लद्दाख का क्लाइमेट कोल्ड है, लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ आइस के रूप में वाटर मिलता है। लेकिन उसी ठंडे रीजन में, उसी कोल्ड रीजन में पूगा वैली का हॉट स्प्रिंग्स भी है। These environmental conditions seem to be similar to those on the early Earth about 3.5 billion years ago। और माना जाता है कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, किसका? पूगा वैली लद्दाख का। तो साइंटिस्ट का मानना है, बायोलॉजिस्ट का मानना है कि जो लद्दाख का पूगा वैली है उसका क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक वही क्लाइमेटिक कंडीशन है जो आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, 3.5 बिलियन साल पहले अर्थ का क्लाइमेटिक कंडीशन हुआ था, जिसमें लाइफ ओरिजिनेट हुआ, जहाँ से जीवन शुरू हुआ। तो पहला यही क्वेश्चन था कि लाइफ शुरू कहाँ हुआ। अब प्रश्न बहुत से लोग पूछते हैं कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। उसका उत्तर भी यही दे रहा है कि लाइफ पूगा वैली में शुरू हुआ, हाई टेम्परेचर वाले क्लाइमेटिक कंडीशंस में। और लाइफ जो शुरू हुआ था किसी छोटे से वाटर पूल से स्टार्ट हुआ था, ना कि गहरे समुद्र से स्टार्ट हुआ। लाइफ वहाँ स्टार्ट हुआ जहाँ का वाटर स्टेबल था, जहाँ का पानी रुका हुआ था, ना कि वहाँ शुरू हुआ जहाँ का पानी परिवर्तित था, वाटर चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन था। अब इसका एक एग्जाम्पल्स कहता है, क्या कहता है कि द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मो एसिडोफाइल।
अब यहाँ एक टर्म आया है जो आपको समझना है, और ये टर्म आपको हमेशा याद रखना है आप जब तक नीट क्रैक ना कर लें। और हमारा इस क्लास का उद्देश्य ये है कि इस बायो को इतने बढ़िया से पढ़ाना कि आप लोग आराम से नीट क्रैक कर जाएं। तो कहेंगे नीट के बारे में अभी क्यों सोचे सर, अभी क्यों सोचे सर, नीट के बारे में आपको क्लास 6 से ही सोचना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी ध्यान से कीजिए, तभी जाकर नीट क्रैक होगा, क्योंकि कंपटीशन टफ होता जा रहा है। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख बच्चे बैठेंगे। जब हो सकता है कि जब आप नीट की में फर्स्ट टाइम अपियर होइएगा, उस समय कोई 30 लाख से अधिक बच्चे आपके को compete करने के लिए तैयार होंगे। और सीट कोई 1 लाख से 1.25 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, 2 लाख होगा। फिर भी आपको 2 लाख भी होता है तो टॉप के 15 बच्चों में से कॉम्पीट करना है। इनमें से आपको कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। आगे तब तक गवर्नमेंट और एनटीए क्या रूल बनाती है वो तो बाद की बात है, लेकिन आपको तैयारी बहुत अच्छी तरह से करनी है। अब इसमें एक टर्म आया है बेटा, थर्मो एसिडोफाइल। क्या टर्म है? थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल ये कम से कम 2 टर्म का बना हुआ है। एक टर्म है थर्मो, थर्मो मतलब हॉट, थर्मो मतलब हॉट, और एसिडो मीन्स एसिडिक, एसिडो मीन्स एसिडो मीन्स एसिडिक, एसिडो मीन्स एसिडिक, एसिडिक, एसिडिक। तो माना जाता है कि सबसे पहले लाइफ हॉट स्प्रिंग में शुरू हुआ, वहाँ शुरू हुआ जो टेम्परेचर जिसका ज़्यादा था, बहुत हॉट था, साथ ही साथ एसिडिक एटमॉस्फेयर था, यानी उसका जो पीएच है 7 से कम था, एसिडिक एटमॉस्फेयर था। अब इसके बारे में आगे डिटेल्स में पढ़िएगा कि हमारा बॉडी प्रोटीन का बना हुआ, और वो भी हमारे बॉडी में आपको देखिए वो काफ़ी सारे एसिड्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है ना। अच्छा, तो इसीलिए कहा जाता है, माना जाता है कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ पहले एसिडिक एटमॉस्फेयर में हुआ, लाइफ हमारा जो शुरू हुआ हॉट स्प्रिंग में हुआ, स्मॉल वाटर पॉन्ड में शुरू हुआ था। ये थर्मो एसिडोफाइल है। थर्मो एसिडोफाइल्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स वेल डेवलप्ड सेल होते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक वेल डेवलप्ड सेल हों यूनिसेलुलर कहलाते हैं। तो लाइफ जो शुरू हुआ था, लाइफ पहले यूनिसेलुलर के फॉर्म में शुरू हुआ था, मल्टी सेलुलर के फॉर्म में नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि ये फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबाइन हुए। हमारे बॉडी के जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सबसे मेन प्राइम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे कहता है क्या, आगे टर्म है कि साइंटिस्ट फ्रॉम द बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस। तो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस के साइंटिस्ट स्टडी किए किसकी? हॉट स्प्रिंग की। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस लखनऊ, यहाँ के साइंटिस्ट हॉट स्प्रिंग की स्टडी किए और ये पाए कि हॉट स्प्रिंग में ऑर्गेनिज्म के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट बहुत तेज़ी से बनता है। हॉट स्प्रिंग्स में जितने भी हॉट स्प्रिंग्स हैं, तो हॉट स्प्रिंग्स में ये स्टडी करके उन्होंने अब कंक्लूजन निकाला कि हॉट स्प्रिंग में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। दिस डिस्पाइट मे हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। तो ये माना गया कि हॉट स्प्रिंग में जो भी पहले मॉलिक्यूल्स बने उन मॉलिक्यूल्स के अराउंड पहले कैल्शियम कार्बोनेट आया, और कैल्शियम कार्बोनेट में चूँकि ये पैक्ड हो गया था, इसीलिए ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल था, कवच था,
वो उस ऑर्गेनिज्म को, अंदर जो ऑर्गेनिक मोलिक्यूल पनपा, उस ऑर्गेनिक मोलिक्यूल को हार्मफुल रेडिएशन से बचाया, एक्सट्रीम कंडीशन से बचाया, एंड दे मे हैव आल्सो हेल्प्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फास्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बैरियर दैट डिफाइन अ सेल। और ये माना जाता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट और हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के साथ साथ पहला प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाया। हार्मफुल रेडिएशन बचाने के साथ साथ पहला प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी बनाया। और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन वह मेम्ब्रेन होता है जो एक सेल को डिफाइन करता है। आगे क्या कहता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हैं। सेल रिप्रेजेंट बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। माना जाता है कि सेलुलर लेवल से नीचे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहले एटॉमिक लेवल होता है। एटॉमिक लेवल का मतलब हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हो गए। और उसके बाद मोलिक्यूलर लेवल आया। मोलिक्यूलर लेवल जिसमें कुछ मोलिक्यूल्स बने, कार्बन डाइऑक्साइड बने, वाटर बने, है ना, इस तरह से। फिर उसके बाद आ गया कम्प्लेक्स कंपाउंड बने, और इन मोलिक्यूलर लेवल के बाद आ गया सेलुलर लेवल। यही मोलिक्यूल्स जो है, यही मोलिक्यूल्स अरेंज हुए, और ये मोलिक्यूल्स मॉडिफाई होकर क्या बनाए? सेल्स बनाए। उनमें से कुछ ऐसे सेल्स हुए जो सारे फंक्शंस करने में एबल हो गए, समर्थ हुए, और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाए। बात समझ में आया? कहता है क्या कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं। सेल बेसिक लेवल है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कंसेप्ट आया है। जैसे ये आपका एक यूग्लिना है, बैक्टीरिया, ईस्ट, तो ये सब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, एक वेल डेवलप्ड सेल होते हैं। तो ऐसे वेल डेवलप्ड सेल वाले ऑर्गेनिज्म को ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज अ वेल डेवलप्ड सेल और अ सेल कैपेबल टू परफॉर्म ऑल बेसिक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। वह सेल जो बेसिक लाइफ इसेंशियल लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करने में एबल हो चुका, क्या कहलाया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाया। वाइल अदर्स लाइक प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, ह्यूमन आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। जबकि इसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म बने जो एक सेल के ना बनकर काफ़ी सारे सेल्स के बने, मिलियंस ऑफ सेल्स के बने। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो पहले सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, पहले टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, तब जाकर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए। तो जो डेवलपमेंट का जो स्टेज हुआ, डेवलपमेंट का स्टेज काफ़ी एडवांस स्टेज में हुआ, स्टेजेज में हुआ। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म टिश्यू। यानी वही कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट की बात कीजिए तो कहता है पहले तो सेल बना, सेल के बाद टिश्यू बना। सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, वह सेल जो एक जैसा फंक्शन कर सकता है, वो ऑर्गेनिज्म, वो सेल्स कंबाइन हुए और वो कंबाइन होकर टिश्यू बनाए। फिर सिमिलर फंक्शन वाले टिश्यू कंबाइन हुए तो वो ऑर्गन बनाए। एक साइंटिस्ट कहा, ऐसा माना जाता है, एक साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का बना है। ह्यूमन बॉडी 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का बना है। तो ये 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी
एसोसिएट हुए, कंबाइन हुए, सेल 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 मॉडिफाई हुए, सेल मॉडिफाई होकर टिश्यू बनाए, सेल मॉडिफाई होकर टिश्यू बनाए, टिश्यू मॉडिफाई होकर फिर ऑर्गन बनाए, ऑर्गन जब मॉडिफाई हुए तो ऑर्गन सिस्टम बनाए, और काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम जब कोऑर्डिनेट किए, काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम जब कोऑर्डिनेट किए तो वहाँ से सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्टेप्स है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल ऑर्गेनल्स ही फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन, सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। कह रहा है इस तरह से, कह रहा है क्या कि डिफरेंट सेल्स कंबाइन हुए, वो कंबाइन होकर टिश्यू बनाए, डिफरेंट टिश्यू कंबाइन होकर के ऑर्गन बनाए, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाए, ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर ह्यूमन बॉडी बनाए। जैसे एक एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जा रही है, तो अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं। यहाँ भी लिख रहा है, आपका एनसीईआरटी क्लियर कर रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन, पहला नेसल पोर, नेसल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स। क्या क्या कहता है बेटा? नेसल पोर, नेसल कैविटी, नोज में ये नेसल पोर हो गया, नाक का छिद्र होता है, नेसल पोर, अंदर का हिस्सा, ये हिस्सा नेसल कैविटी हो गया, नेसल कैविटी हो गया, नेसल कैविटी के बाद ये ट्रैकिया है और ये लंग्स। ये मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम के पार्ट हैं। ये हो गया नेसल पोर, ये जो नाक में जो छेद है, ये छेद है, ये छेद, दैट इज नेसल पोर। ये पूरा ये हिस्सा नेसल कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है? एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। कैविटी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस या खाली जगह। तो नाक के अंदर जो खाली जगह है उसी को क्या कहते हैं? नेसल कैविटी। नेसल कैविटी किस में आकर खुला है? तो नेसल कैविटी आकर ट्रैकिया में खुला है, और ट्रैकिया कहाँ कर मिला है? लंग्स में आकर मिला है। ये इंपॉर्टेंट। अब ये सारे ऑर्गन मेनली नेसल पोर, नेसल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, तो ये ऑर्गन जब एसोसिएट हुए तो एक ऑर्गन सिस्टम को बनाए जिसे हम लोग क्या कहें? रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेसल पोर, नेसल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, नेसल पोर, नेसल पोर, नेसल कैविटी, ट्रैकिया और लंग्स, ये आपस में एसोसिएट होकर क्या बनाए? क्या बनाए? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाए। और ऐसे ही लगभग 13 ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हुए तो ह्यूमन बॉडी बनाया, तो ह्यूमन बॉडी बनाया। अब इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो समझिएगा कि इस ऑर्गन सिस्टम में 4 ऑर्गन की बात की गई है। लंग्स अलग टाइप के टिश्यू का बना है, इसमें अलग टाइप के सेल हैं। फिर फैरिंक्स अलग और टिश्यू, ट्रैकिया अलग टाइप के टिश्यू का बना है। नोज की बात की, अलग टिश्यू का बना है ना। तो इसमें भी देखिए कि अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यू एसोसिएट हुए और एसोसिएट होकर के ऑर्गन बनाए, है ना। अब एक टिश्यू अलग अलग टिश्यू अलग अलग टाइप के सेल्स का बन रहा है। अब इसमें आगे बात करता है, इवन वेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, सेल ऑर्गेनाइज हुए और ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाए? टिश्यू बनाए, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बनाए, ऑर्गन सिस्टम में बनाया। सेल्स रिमेन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है क्या? सेल ऑर्गेनाइज हुए, सेल ऑर्गेनाइज हुए, सेल ऑर्गेनाइज हुए, सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाए, सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाए, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बनाए, ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बनाए, कुछ भी बनाए तो उसमें, उस ऑर्गन में, उस ऑर्गन सिस्टम में पाए जाने वाले सेल इंटैक्ट रहे, उनका एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर
इंटैक्ट रहा, नहीं बदला। जैसे अलग अलग टाइप के यहाँ सेल्स देखिए, अलग अलग हर सेल्स का देखिए अलग अलग शेप्स है, अलग अलग साइज है, हर सेल का अलग अलग कंपोजिशन है। ये सब अलग अलग कंपोजिशन, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इस तरह के 200 टाइप्स ऑफ सेल बनाते हैं। वो सारे के सारे 200 टाइप्स ऑफ सेल एनाटॉमिकली, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली अलग है। अब सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाए तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर टिश्यू में एक ही टाइप का सेल है। सिंपल टिश्यू एक टाइप के सेल का बना रहा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक से अधिक टाइप का सेल बना, है ना। तो अब कितने टाइप का सेल एसोसिएट हुआ वो तो उस टिश्यू पर बात हुआ, और उसी हिसाब से डिफ्रेंशिएशन हुआ, उसी तरह से वो फंक्शनिंग किया। हर टिश्यू की अलग अलग फंक्शंस है, हर सेल की अलग अलग फंक्शन है। तो सेल का जो एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है ये इस आधार पर तय होता है कि सेल को कौन सा फंक्शन करना है। दिस मेक्स अस वंडर हाउ सच टीनी सेल्स परफॉर्म मेनी डिफरेंट एक्टिविटी। अब अचंभा नहीं होता है कि एक छोटा सा सेल कैसे डिफरेंट एक्टिविटी करता है। स्पर्म सेल की बात करते हैं, ये तैरता भी है, ओवम को फर्टिलाइज करता है, अपना न्यूक्लियस ओवम में डालता है ना। इस तरह से एक सेल की बात कीजिए, ओवम सेल की बात कीजिए तो स्पर्म सेल आता है, इससे फ्यूज होता है, और ये तो और एस्टोनिशिंग है। ओवम न्यूक्लियाई फ्यूज हुआ, ओवम न्यूक्लिया स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूज हुआ, जायगोट बना, जायगोट बन करके फिर इम्ब्रियो बना, डेवलप होता रहा, बेबी में डेवलप हो गया। इसी तरह से रूट हेयर, अलग अलग टाइप का रूट हेयर अलग अलग टाइप का रूट्स बनाता है ना, अलग अलग टाइप का रूट्स बनाता है। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, सबका डिफ्रेंशिएशन करता है। टाइप रूट, फाइब्रस रूट, अलग अलग टाइप का बनाता है। तो ये एस्टोनिशिंग है कि जो सेल है ये जो छोटा सा सेल है कई तरह का फंक्शन करने में कैपेबल है। हमारे बॉडी की बात करिए तो चाहे हमारे बॉडी में डाइजेशन हो रहा हो, रेस्पिरेशन हो रहा हो, एक्सक्रिएशन हो रहा हो, या कोई मोशन हो रहा हो, मूवमेंट हो रहा हो, सब का सब सेल्स के कारण ही पॉसिबल है, सबका सब सेल के कारण ही पॉसिबल है। और ये एस्टोनिशिंग फैक्ट है, अचंभित करने वाला तत्व है कि अचंभित करने वाली बात है कि सेल जिनका लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, लगभग सेल ऑर्गेनल सिमिलर होते हैं, ये अलग अलग एक्टिविटी करने में कैपेबल होते हैं। व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। अब ये क्वेश्चन है, हाउ डू सेल इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कई प्रश्न है कि सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। डू सेल लाइव फॉर एवर और डू दे डाई, ये भी हम चर्चा करेंगे, इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। खैर इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि सेल प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कम्युनिकेट करता है। ये इनमें हार्मोनल कम्युनिकेशन होता है, इनमें केमिकल सब्सटेंस कम्युनिकेशन होता है। ये बोल कर नहीं करते हैं, स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज करते हैं, केमिकल मैसेंजर देते हैं, और वो केमिकल मैसेंजर बायोमोलिक्यूल्स, वो केमिकल मैसेंजर सेल को मैसेज कन्वे करता है। चलिए आगे कह रहा है एक टिपिकल सेल। अब कह रहा है हाउ टू स्टडी सेल। यहाँ प्रश्न है हाउ टू स्टडी सेल की स्टडी कैसे, वाई टू स्टडी सेल। यहाँ ये भी क्वेश्चन आ रहा है, वाई टू स्टडी सेल की स्टडी क्यों करें। तो वी मस्ट हैव टू स्टडी सेल्स टू प्रिवेंट डिजीजेज, टू इनेबल्स आवर बॉडी टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी इन अ बेटर वे। अपने शरीर को अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि आपके शरीर को ये समझना ये एक साइंटिफिक टेम्परमेंट है। आपका चैप्टर 1 ही एक्सप्लेन कर रहा है कि हम लोगों में साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलपमेंट होने का मतलब होता है हम लोग वाई और हाउ पर चर्चा करें। जैसे हम लोग इस बात पर चर्चा करें कि हम ब्रीद इन क्यों करते हैं, ब्रीद आउट क्यों करते हैं। जैसे हम चर्चा करें कि भाई दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें नमक डालते हैं, चीनी क्यों नहीं डालते, मिठाई चीनी डालते हैं, नमक क्यों नहीं डालते, है ना। प्रश्न है ना, ये प्रश्न है। बेशक आप खुद से ये प्रश्न ना पूछें, इसका आंसर जानने का प्रयास नहीं करें, लेकिन एक ये प्रश्न है कि सब्जी में चीनी क्यों नहीं डालते हैं।
सब्जी में नमक ही क्यों डालते हैं? हाँ? क्यों डालते हैं नमक? सब्जी में चीनी डालें तो क्या होगा? आलू की सब्जी बनाइए चीनी डालकर, क्या होगा? क्या अब इसमें ये ऑब्जर्वेशन की बात है कि अगर हम लोग चीनी डालकर आलू बनाएंगे तो उसको सीझने में देर लगेगा, टेस्ट कैसा होगा, कितना खाया जाएगा, बात यही ना, है ना। फिर प्रश्न आता है कि रोटी को दोनों तरफ से पलट पलट कर क्यों सिझाते हैं? पतीले में एक बार चावल डालकर पानी डाल देते हैं, आटे को क्यों नहीं वैसे खाते, है ना, प्रश्न है ना। फिर आपको ये प्रश्न हो सकता है कि गेहूं और चावल दोनों एक जैसा होता है, तो जिस तरह से गेहूं का चावल का भात बनाकर खा लेते हैं, गेहूं का भात क्यों नहीं खाते, गेहूं की रोटी क्यों बनाते? तो ये सब चीज़ें हैं, कम से कम एस्टोनिशिंग फैक्ट है, और यही है आपका साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप होगा। और साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप होने के लिए ये आवश्यक है कि आप खुद से भी सवाल करें, खुद भी उन सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करें। अब कह रहा है What do we call the ability of human eye to see two very close objects as separate and distinct? कह रहा है कि ये दो पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को देखने का एबिलिटी बहुत ही क्लोज है। इसके पास आइए, पास आइए, पास आइए, पास आइए, पास आइए, इसके पास आइए, तो एक ऐसी पोजीशन आएगा, दोनों पॉइंट को बिल्कुल पास रखिए, बिल्कुल क्लोज रखिए, तो होगा क्या कि पास आइएगा, पास आइएगा, पास आइएगा, पास आइएगा, तो लगभग 25 सेंटीमीटर से और पहले और आइएगा, कम आइएगा, नियर पॉइंट के और कम आइएगा। और अगर पॉइंट ही करा इसमें कि अगर दो पॉइंट 0.1 mm से सेपरेटेड हों, दो पॉइंट्स के बीच, दो पॉइंट लीजिए, इनके बीच अगर 0.1 mm हो, यानी 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर ये हुआ, है ना, 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग, तो अगर 1 मिलीमीटर में इतना दूर में 10 पॉइंट बनाइए, 1 मिलीमीटर भाग में 10 पॉइंट्स बनाइए और उसको क्लोज से देखिए तो ये आपको डिस्टिंक्ट दिख जाएगा। करा दो पॉइंट अगर 0.1 mm से अलग है, दो पॉइंट के बीच का दूरी अगर 0.1 mm है, 0.1 mm है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को डिस्टिंक्टली देख सकेंगे, अलग अलग देख सकेंगे। और अगर इससे कम है, अगर दो पॉइंट के बीच की दूरी से कहिए 0.08 mm है, तो फिर हम इनको 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से डिस्टिंक्टली नहीं देख पाएंगे और ये पॉइंट हमें एक ही पॉइंट लगेगा। तो कह रहा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट एट विच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैन स्टिल डिस्टिंग्विश देम एज सेपरेट rather than single blood object is known as limit of resolution। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है? दो पॉइंट के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच का वो मिनिमम डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट के बीच का वो मिनिमम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर रखे दोनों ऑब्जेक्ट को कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसको अलग कर सकता है। ब्लड नहीं दिखा सकता, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकता। क्या कहलाता है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाता है। इट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, राइट। चलिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, चलिए अब आगे बात करते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। बस आज स्टार्ट करें, कल से और करेंगे थोड़ा सा। देखिए प्रयास करेंगे, आज लाइव जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, थोड़ा सा मैं इसको और सेट करता हूँ। कल से मैं लाइव रहूँगा और आप लोगों से लाइव बातें करूँगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर्स भी दूंगा। ध्यान रखिए न्यू एनसीईआरटी हम लोग समझ रहे हैं। न्यू एनसीईआरटी पहली बार यूट्यूब पर नीट गुरुकुलम ला रही है और एडवांटेज हमारे ऑफलाइन कोचिंग में हम एनसीईआरटी को बहुत ही क्लोजली मॉकअप करेंगे। इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनवाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। एक बात जान लीजिए, एनसीईआरटी को जो पढ़ लिया वो तर गया,
एनसीईआरटी को जो बच्चा 9, 10, 11 एंड 12, ज़्यादा नहीं, ये 4 क्लास की एनसीईआरटी को बहुत ही बढ़िया से पढ़ लिया, वो हिंदुस्तान के किसी भी कॉम्पिटिशन्स को आराम से क्रैक कर लेगा। डॉक्टर बनने वो उसका सपना हर हाल में पूरा होगा। डॉक्टर बनना चाहे वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बनना चाहे इंजीनियर बन जाएगा, ऑफिसर बनना चाहे ऑफिसर बन जाएगा। एसएससी क्रैक करो, सिविल सर्विस क्रैक करो, हर के लिए ज़रूरी है 9 से 12 तक का कम से कम एनसीईआरटी। अब आप क्या बनना चाहते हैं उसके अनुरूप है। जैसे अगर आपने डॉक्टर बनने के लिए सोचा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन 4 सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, समझो, हर एक टर्मिनोलॉजी को समझो। और हम वही समझा रहे हैं और वही समझाएंगे भी, हर एक टर्म को समझाएंगे। ये तो इंट्रोडक्शन है, जब मेन चैप्टर पर आएंगे तो और उसमें आएंगे हर एक टर्मिनोलॉजीज को। जैसे आपका बुक यहाँ थर्मो एसिडोफाइल को का नाम लेकर निकल गया, हम थर्मो एसिडोफाइल के बारे में पढ़े हैं, आगे आएगा तो और डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि अब की बार जब 11th में थर्मो एसिडोफाइल का नाम सुने तो आप चौंके नहीं, आपको सरप्राइज ना हो कि भाई आपको अनजाना सा ना लगे कि ये थर्मो एसिडोफाइल होता क्या। आपको कह रहे यार ये तो पढ़ा हुआ है। हाँ, वही जो हॉट एसिडिक एटमॉस्फेयर में जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है थर्मो एसिडोफाइल कहलाता है ना, थर्मो एसिडोफाइल कहलाता है। तो ये भी आवश्यक है, क्वाइट नेसेसरी है कि हम इसको समझें। आगे, अ सेल इज यूजुअली as small to be seen by unaided eye. A cell is usually as small to be seen by unaided eye. सेल सामान्यतः बहुत छोटा होता है और इतना छोटा होता है कि उसे हम लोग अनएडेड आई या नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सेल इतना छोटा होता है कि हम अनएडेड आई, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दिस रेजेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हैव cell biologists study the structure and function of cell that are much smaller than limit of resolution of normal human eye. Human eye का limit resolution क्या है? 0.1 mm है ना, 0.1 mm, इससे डिस्टिंक्ट नहीं कर सकता। तो कह रहा है क्या, अब इससे छोटे सेल को हम कैसे देख पाने में सक्षम हुए, हमारी एबिलिटी कहाँ से आई, हमारी आई का इतना रिजोल्यूशन कैसे आया। यू हैव लर्नड अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, आपने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा, 6 में भी इसका नाम सुना, 7 में भी नाम सुना होगा, कहीं कहीं 8 में भी नाम सुना होगा। आपने कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में सुना होगा। क्या होता है अ कॉन्वेक्स लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर यूज्ड फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन की बात होती है, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट की साइज को इनलार्ज करने की बात है, ऑब्जेक्ट की इमेज को कई गुना बढ़ाने की बात है, 10x बढ़ाने की बात है, 100x बढ़ाने की बात है, 1000x बढ़ाने की बात है, यहाँ तक कि हम लोग मिलियन ऑफ टाइम बढ़ा सकते हैं, अल्ट्रा फाइन स्ट्रक्चर ले सकते हैं। तो बढ़ाने की बात है, तो बढ़ाने में हमें क्या कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ेगी, या तो सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होगा, या तो सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होगा। आगे होगा कि हम देखने के लिए वेव के रूप में किसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा और वो अल्ट्रा फाइन स्ट्रक्चर देगा। अगर लाइट का यूज करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 2000 गुना से ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं कर रहा है अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को 2000x से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर पाएँ। वही अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये मिलियंस ऑफ टाइम मैग्नीफाई कर सकता है, 10 लाख गुना तक
ये इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है। इस पर और रिसर्च कर रहा है, किया जा रहा है। हम जितना ज़्यादा किसी सेल को के अंदर जितनी सावधानी से, जितनी गहराई से जाएंगे, जितना बड़ा इमेज बनाएंगे, उसके बारे में उतनी जानकारी हम लोग जुटा पाएंगे और कल ये हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ इनलार्जिंग अपर्चर अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की अपरेंट साइज को, इमेजिनरी साइज को, वर्चुअल इमेज को जितना गुना बढ़ाने की क्षमता होती है वो उसका मैग्निफिकेशन कहलाता है। एक ऑब्जेक्ट के इमेज को, वर्चुअल इमेज को जितने गुना बढ़ाने की क्षमता होती है, काबिलियत होती है, एबिलिटी होती है, वो उसका मैग्निफिकेंस कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। ये आप जब 10th क्लास में जाइएगा तो फिजिक्स में अभी पढ़ना है, 10th क्लास में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। अब बात आता है कि सेल वर्ड, सेल की चर्चा, सेल की जिक्र कहाँ से शुरू होती है? तो सेल की जिक्र शुरू होती है 1665 से। 1665 से एक व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक, कुछ नहीं ऑप्टिशियन थे, चश्मे का काम करते थे, कांच के ग्लास का काम करते थे। He was the first person to observe cell in 1665 using self-designed microscope। ये जो आपको दिख रहा है रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था। रॉबर्ट हुक ने यही माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था। रॉबर्ट हुक ने इसी माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया था। इनमें वाटर भरा हुआ है, इससे इनको इमेज को मैग्नीफाई किया था। और उन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो 200 to 3x मैग्निफिकेशंस का था, यानी वो किसी ऑब्जेक्ट की साइज को, किसी स्पेसिमेन की साइज को 200 से 300 गुना बढ़ा सकते हैं। वाइल एग्जामिनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, और ये एग्जामिन कर रहे हैं रॉबर्ट हुक, देखिए एग्जामिन कर रहे हैं रॉबर्ट हुक, एग्जामिन कर रहे हैं किसको? स्लाइस ऑफ कॉर्क को, कॉर्क के एक टुकड़े को, स्लाइस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उन्होंने पाया कि इसमें देयर इज अ स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट। ही ऑब्जर्व अ स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट। ये जब रॉबर्ट हुक का स्टडी किए, रॉबर्ट हुक जब कॉर्क को देखे तो ऐसा स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट दिखा, और उन्होंने इसी स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट का नाम दिया सेल, है ना। रॉबर्ट हुक 1665 के आसपास जब अपने माइक्रोस्कोप से कॉर्क की स्टडी कर रहे थे, तो उन्हें कॉर्क के अंदर हॉलो कंपार्टमेंट दिखा, खाली जगह दिखा, बाउंडेड बाय सेवरल लेयर्स, और उन्होंने उसे नाम दिया सेल। इन द स्कूल लैबोरेटरी लाइट माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड to observe objects using different objectives 10x, 40x etc. to achieve better magnification। अब इसमें दो लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। इन दोनों के मैग्निफिकेंस को मल्टीप्लाई करके हम माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन निकाल देते हैं। क्या? ऑब्जेक्टिव और आई लेंस और आईपीस, इन दोनों के मान लीजिए आपने ऑब्जेक्टिव लिया जिसका मैग्निफिकेशन 14x है, यानी वो 14 गुना बड़ा दिखा रहा है, और जो आई लेंस है इसका मैग्निफिकेशन 25x है, यानी 25 गुना बढ़ा रहा है, तो इससे जो इमेज आपको बनेगा वो 350 गुना बड़ा दिखेगा। कितना गुना बड़े दिखेगा? 350 गुना। मान लीजिए आपने जो ऑब्जेक्टिव लिया है वो 20x का लिया है, और जो आई लेंस है वो 100x का है, ये 100 गुना बढ़ाता है, तो अब आपका वो जो माइक्रोस्कोप होगा वो 2000x का हो गया। वो किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को 2000 गुना बड़ा दिखाएगा, उसका मैग्निफिकेंस 2000 होगा। अब एक्टिविटी कहता है एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ सेल, टेक ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर मार्किंग। कहता है मिलीमीटर मार्किंग का ट्रांसपेरेंट रूलर ले लीजिए, प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप का स्टेज पर उस रूलर को रखिए। फोकस ऑन यूजिंग एडजस्टमेंट नॉब्स, फाइन एडजस्टमेंट और होता है ना, जैसे ये माइक्रोस्कोप देखिए, माइक्रोस्कोप है, इसमें माइक्रोस्कोप है,
कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट। तो कर इस माइक्रोस्कोप पर रखिए, मिलीमीटर स्केल को रखिए, मिलीमीटर स्केल, एक मिलीमीटर स्केल को रख दीजिए और उसको फाइन एडजस्टमेंट और कोर्स एडजस्टमेंट से उसको एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट करने के बाद क्या कहते हैं, ऑफ द सर्कुलर फील्ड व्यू थ्रू आई पीस एंड मेजर इट इन mm, यानी 1 मिलीमीटर मेजरमेंट ले लीजिए। कन्वर्ट द डायमीटर ऑफ mm टू माइक्रोमीटर, यानी 1 mm इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 माइक्रोमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 माइक्रोमीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 माइक्रोमीटर, नहीं एक mm इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 माइक्रोमीटर होता है। सपोज आपने जो विजिबल फील्ड आपका है 5 mm का है, इसका मतलब उसका साइज 500,000 माइक्रोमीटर का होगा, 5000 माइक्रोमीटर का है। अगर विजिबल माइक्रोफील्ड माइक्रोस्कोप में आप जो माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप में यहाँ पर जो रखा आपने, तो विजिबल फील्ड अगर 5 mm का है, इसका मतलब वो 5000 माइक्रोमीटर उसका विजिबल साइज हो रहा है। आगे क्या कर रहा है, रिमूव द रूलर एंड प्लेस ओनियन पील स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। अब उसके बाद रूलर को हटा लीजिए। अब आपको समझ में आ गया है कि 1 mm कितना दूर दिख रहा है, माइक्रोस्कोप का जो व्यू है पूरा वो कितना दिख रहा है, कितना उतना क्षेत्र में कितना माइक्रोमीटर दिख रहा है। अब उस पर एक एक करके ओनियन पीस की स्लाइड्स को रखते जाइए, स्लाइड उतने दूर में ओनियन पीस को रखते जाइए। फोकस ऑन स्लाइड एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ द फील्ड व्यू। इस फील्ड व्यू के डायमीटर पर स्लाइड को रखिए, यहाँ पर स्लाइस को रखते जाइए एक एक करके ओनियन स्लाइस को, और काउंट कीजिए कि कितना स्लाइस आपने रखा है, Estimate the real size of the cell using formula diameter of visible field in micrometer upon number of cells। जैसे आपका डायमीटर जो लिया था 5000 माइक्रोमीटर का, 5 mm का जो डायमीटर लिया था, तो करा मान लीजिए 5 mm में आपको 25 सेल आ गया। इसका मतलब एक सेल कितना का हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 25, तो 1/5 0.2 mm का हुआ। 0.2 mm मीन्स 0.2 इंटू 1000, यानी ये कितना का है, 200 माइक्रोमीटर का है। ये स्लाइस, ये ओनियन सेल है, ओनियन स्केल का सेल है। ये कितना 2 ओनियन सेल कितना आपको 200 माइक्रोमीटर थिकनेस का है। टोटल मैग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव। अभी वही जो हम समझा रहे थे, कि अगर 10x है तो एस्टिमेट साइज हो गया 200 माइक्रोमीटर एंड दैट विल अपीयर 200 टाइम्स लार्जर और 20 मिलीमीटर। दस माइक्रोस्कोप्स अलाउज अस टू सी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर ओवर द ईयर। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा एक टॉपिक हमने लिया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो इट यूजेज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होता है। हाईली मैग्नीफाइड इमेज के लिए अलाउंग अस टू सी सेल स्ट्रक्चर एट नैनोमीटर स्केल और 1 बिलियन पार्ट ऑफ मीटर और अप टू 10⁻⁹ मीटर स्केल। अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, हम लोग सेल पर आएंगे। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप मिस मत कीजिएगा। आज इन्फॉर्मेशन के कारण छोटा सा वीडियो लिए हैं, आगे से हम अल्ट्रा डिटेल 9th का जब NCERT पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को समझाएंगे, पढ़ेंगे। एक चीज़ जान लीजिए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, दोनों के कंटेंट में कोई अंतर नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के कंटेंट में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि जो मेरे यहाँ ऑनलाइन पढ़ेंगे उनको मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा दूंगा, कम पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन वाले को ज़्यादा पढ़ा दूंगा, यूट्यूब पर ज़्यादा कम डालूंगा, यहाँ डालूंगा, नहीं। डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस प्रैक्टिस का आएगा।
क्योंकि पढ़ने के लिए तो आप कहीं पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी बुक मार्केट में आ गए चुके हैं, और अगर नहीं आए हैं तो 10 से 15 दिन में एनसीईआरटी बुक तो आ जाएगा, एनसीईआरटी बुक आ जाएगा। लेकिन हाँ, अब हमें ये जो स्लाइड बनाए हैं ये आपको नहीं मिलेगा। जैसे हमें यहाँ समझने के लिए स्लाइड बनाए हैं, यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। मैग्निफिकेंस 20/200 का है, ये 20/100 का है ना, 20/70 है, 20/50 है। तो ये सब चीज़ें आपको इमेज, ये रिजोल्यूशन की बात हो रही है, या फिर आपको इस तरह से समझने के लिए है। ये चीज़ नहीं आएगा, ये चीज़ बुक्स में नहीं होगा, ये चीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। रॉबर्ट हुक की बात हो रही है, माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, या ओनियन सेल्स की बात हो रही है। आप देखिए ये डायग्राम्स है, टिपिकल प्लांट सेल की बात हो रही है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, और भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देंगे। जब सेल ऑर्गेनल की बात आएगी तो और उसमें समझाएंगे, डिटेल समझाएंगे। वो ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, यूट्यूब पर देखिए, सेम चीज़ होगा। हमारे क्लासेस में लगा हुआ है, हमारे पास ऑफलाइन में 70 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, और इनका पीरियोडिक टेस्ट होगा। ऑफलाइन बच्चों के लिए डेली टेस्ट शेड्यूल होगा, डेली टेस्ट शेड्यूल होगा। हम लोग 5th में से 11th का बायो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, नीट के लिए बायो होगा। ये भी आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, यूट्यूब पर मिलेगा। इसको देखिए, एनसीईआरटी का बिल्कुल हर एक पॉइंट को, हर एक टर्मिनोलॉजी को कल की क्लास में आ रही है। कल और मज़ा आने वाला है। टिल देन हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।